चलिए, तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं 12th का सिलेबस। 12th के सिलेबस में आपने मेरे को बोला था पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स की स्टडी करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मेरे को भी अभी ध्यान आया कि क्लास चेंज हो चुकी है, आज मंडे है और आप भी मजे लेकर के पढ़ रहे हैं। स्पीकर बंद करिए, जिसके पास स्पीकर ऑन है वो बंद रखिए, आवश्यकता लगे तब बोलिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के कारण गड़बड़ होती है। चलिए, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स एक सेपरेट यूनिट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है और इस यूनिट के अंदर, हाँ मैडम, नहीं मेरे पास तो बढ़िया नेटवर्क है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, स्पीड भी अच्छी है। हाँ बच्चे हैं, 22 है। ठीक है, वो तो आ रही है, नेट की प्रॉब्लम तो सभी जगह आ रही है, यहाँ भी है, बीच बीच में आती रहती, लेकिन अपन के पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है ना कि जिससे अपन मैनेज कर सके कि ये सही कर सके। वो तो नेट की प्रॉब्लम तो नेट ही है। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसीलिए हम वीडियो अपलोड करते हैं कि नेट की प्रॉब्लम चलती रहेगी। नेट की प्रॉब्लम ये है कि ना तो आपके पास कोई डिवाइस है कि जिससे हम मैनेज कर सके कि नेट सही चल रहा है, गलत चल रहा है। अभी जैसे मेरे यहाँ भी जियो का नेट है, लेकिन जियो कंपनी कितना अच्छा नेट देती है इसका मालिक भगवान, वही जानता है पैसे क्या लेता है, सर्विस क्या प्रोवाइड कराता है। और वो जानता है कि इस कोरोना काल में जितने लोगों को वो लूट सकता उतना लूटेगा। अभी मेरी सारी चीजें वीडियो में अपलोड होती जा रही है, बट उससे डरना क्या है, बेईमानी जो करेगा उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। पैसा लेता है क्वालिटी, 249 का पैकेज इसमें अपलोड करते हैं, उसके बाद डेली 51 रुपीज का 6 GB का नेट में अपलोड करता अलग से, ताकि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का नेट मिले। उसके बाद भी वो नालायक मेरे को स्पीड नहीं देता, कभी कभी गड़बड़ करता है, क्योंकि उसको साइंस का इम्पोर्टेंस पता नहीं है। वो साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज करके लखपति करोड़पति हुआ है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसका अच्छा उपयोग और दुरुपयोग क्या है। टावर लगाता है, हजारों कनेक्शन दे देगा, एक टावर लगाएगा हजारों कनेक्शन दे देगा। चलिए, अगर नेट की प्रॉब्लम आ रही तो रिकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं, उससे इवनिंग शिफ्ट में वीडियो देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलिए, पॉलीमर्स की हम स्टडी करेंगे। पॉलीमर्स में मैं और अपना नेट एक बार चेक कर लेता, फिर स्टार्ट करते हैं कि मेरे यहाँ से पास से तो गड़बड़ नहीं है। देखता, क्योंकि मैं तो क्लास स्टार्ट करने के पहले ही 6 GB का नेट अपलोड करके चलता हूँ। बंद कर दो। देखते हैं, 2 मिनट मैं चेक करता।
चलिए अब नेट की पोजीशन बताइए कैसा है। हाँ ना बोलिए, अभी भी नेट की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई? एक दो मिनट। बंद कर देना। बंद करके चलिए, जब तुम चलाती हो वो अपलोड करती हो, वीडियो अपलोड होता है तो नेट होता है। चलिए भाई, अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में हम पहले जनरल आइडिया लेंगे। हमारे सिलेबस में पॉलीमर्स में एक तो जनरल प्रिपरेशन मेथड है और दूसरा इनका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, फिर प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेज। सिंपल सी यूनिट है, 3 दिन में खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर क्या है? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको आप इथिन बोलते हैं और इसके नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल लेकर के आप रिएक्ट करें आपस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और N, और ये क्या बन गया? पॉलीथीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का फॉर्मेशन। इस यूनिट को, जो सिंगल यूनिट है, इसको हम बोलते हैं मोनोमर या मोनोमेरिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमेरिक यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसका क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे पॉलीमर्स का। तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है? 5 टाइप का क्लासिफिकेशन है इसका। 5 टाइप के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे उसी को लिखेंगे बेस्ड ऑन सोर्स। किस सोर्स से हम पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं, इसके बेस पर पॉलीमर को फर्स्ट 3 टाइप से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर का मतलब जो नेचर से ऑब्टेन हो, हमें नेचर से मिले। जैसे स्टार्च, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, मोनोमेरिक यूनिट इसकी ग्लूकोज है, फिर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। सेल्यूलोज प्रोटीन, अमीन, अमीनो एसिड की जो लिंक है वो प्रोटीन के नाम से फेमस है, प्रोटीन। और एक रबर होता है जो आपको रबर ट्री से ऑब्टेन होता है। साउथ में जाओगे तो आपको रबर ट्री से रबर का ऑब्टेन होगा। ये चारों पांचों एग्जांपल मैंने लिखे हैं नेचुरल रबर, जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं डायरेक्ट प्लांट से। दूसरा प्रोटीन हमको एनिमल से भी मिल सकता है, प्रोटीन एनिमल से भी ऑब्टेन हो सकता है। स्टार सेल्यूलर प्लांट से, रबर ट्री से मिलता है। ठीक है। नेचुरल पॉलीमर के बाद आता है सिंथेटिक पॉलीमर।
सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है मैन मेड पॉलीमर, जो लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करें, जैसे पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब ब्यूनाइस, बेकेलाइट, टेरेलिन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, ये सब कौन से पॉलीमर है? सिंथेटिक पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर मतलब लेबोरेटरी में इनको केमिकली हम प्रिपेयर करते हैं। इसी में तीसरे टाइप का पॉलीमर है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक जो पॉलीमर है वो नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम HNO3 के साथ HNO3 लें और सेल्यूलोज के साथ मिक्स करते हैं, तो सेल्यूलोज नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट, जिसको फिल्म मेकिंग में हम यूज करते हैं, फोटोग्राफी में जो कैमरे के अंदर फिल्म होती है, सेल्यूलोज नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का फॉर्मेशन। ये पहला क्लासिफिकेशन। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन है? बेस्ड ऑन सोर्स। अभी हम क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हैं। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीमर 3 टाइप का होता है। पहला लीनियर पॉलीमर, मोनोमेरिक यूनिट लॉन्गेस्ट चेन में अरेंज है एक दूसरे के साथ, ऐसे। नाइलॉन, पॉलीथीन, ये सब लीनियर पॉलीमर में आते हैं। उनकी मोनोमेरिक यूनिट लीनियरली अरेंज होती है, आपस में एक दूसरे पर लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। दूसरे टाइप का ब्रांच। ब्रांच पॉलीमर का मतलब है कि उसकी मोनोमेरिक जो यूनिट है वो ब्रांच होती है, उसमें स्मॉल ब्रांचेज अलग से निकल जाती हैं, जिसमें हम बायो वाले जानते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज से प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्रांच पॉलीमर होता है। सिल्क नेचुरल पॉलीमर है, एनिमल से ऑब्टेन होता है, सिल्क भी इसका एग्जांपल है। सी नंबर 3 क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वो होता है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट की स्ट्रेट चेन में ऐसे, ये ऐसे, और ये मोनोमेरिक यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच, ऐसे यहां से, अब ये यहां से अटैच इस तरह, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है बेकेलाइट, जो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर है, वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आता है। अब पहले इन दोनों के टाइप लिखेंगे, फिर 2-3 क्लासिफिकेशन और है उनकी बात करेंगे, ठीक है? चलिए नोट करिए। फर्स्ट पॉलीमर, इसमें आप नोट करिए बोर्ड पर से, ये वाला पॉलीमर when monomeric unit combine to each other when monomeric unit combine with each other and form polymers the process known as
known as polymerization. The reactant is called monomeric unit. श्रद्धा, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, अब नेट की कोई प्रॉब्लम है? बोर्ड दिख रहा है क्लियर? हाँ। है, अभी भी प्रॉब्लम है नेट की? नहीं सर, दिख रहा है अब। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अमृता जाधव, अमृता जाधव को आवाज आ रही है मेरी? अभिजीत, आकाश, आवाज आ रही है सभी को? आदिति, ठीक है ठीक है। चलिए, ये नेट की प्रॉब्लम कभी कभी बीच में आ जाती है, क्योंकि उसमें अपना कोई रोल नहीं है, ना आप उसको कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ ठीक है, स्टार्ट है। चलिए, द रिएक्टेंट इज कॉल्ड monomeric unit and product called polymeric unit. अब हम हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। चलिए, क्लासिफिकेशन बोर्ड पे केवल अभी 2 ही टाइप का लिखा है, फिर डिटेल 5 टाइप का है। तो पहला लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, और फर्स्ट टाइप में लिखिए बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स। चलिए, बेस्ड ऑन सोर्स में आएंगे सबसे पहला नेचुरल पॉलीमर्स। बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिखी है, मैं जो डिक्टेट करता हूं उसको लिखते चलिए। नेचुरल पॉलीमर्स, इसमें डिटेल लिखिए। polymers which are found, polymers which are found in nature, either plant or animal, either plant or animal. बोर्ड पे साइड में एग्जाम्पल लिखे, वहीं से लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, नेचुरल रबर। नंबर 2, सिंथेटिक रबर। इसमें लिखिए डिटेल। द मैन मेड पॉलीमर्स, द मैन मेड पॉलीमर्स are called synthetic polymer, are called synthetic polymers. बोर्ड पे साइड में एग्जांपल देखिए लिखे, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये इसके एग्जांपल है। और भी बहुत सारे आएंगे, जब पूरी यूनिट होगी तो आपको जनरल आइडिया हो जाएगा। तीसरा टाइप सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर
इसमें लिखेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। When natural polymers modified by action of synthetic polymer, synthetic polymers, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल, सेल्यूलोज को जब HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो सेल्यूलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स। HNO3 क्या है, केमिकल है। इससे सेल्यूलोज नाइट्रेट मिलता है, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा लिख लीजिए। चलिए, जो चीज आपने बोर्ड पर से लिख ली है उसकी बात आप बंद करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। चलिए लिखिए इसमें पहला टाइप लीनियर, मैं डिटेल बोलूंगा, आप नोट करिए पहले। लीनियर पॉलीमर, in this type of polymer, the monomeric unit are joined together to form long state chain of polymers। फिर से सुनिए, join together to form long state chain of polymer। and various polymeric chain arrange over to each other अभी मैं क्लास में हूँ, लगातार 1 घंटे बाद। over to each other and form well packed structure, so linear polymers have higher melting point, high density and high tensile strength। Example, polythene,
नाइलॉन, etc. टेरेलिन भी होता है इसका एग्जाम्पल, चाहे तो वो भी लिख लीजिए। नंबर सेकंड, ब्रांच पॉलीमर, branch polymer. In this type of polymers, monomeric unit produce some small branches. Because of branches do not pack well. As a result, polymers have lower melting point, low tensile strength. Example, glycogen. ठीक है। नंबर थर्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें देखिए, इन दिस टाइप ऑफ polymers, the monomeric unit are joined together through a special bond, and form three-dimensional network. Example, बेकेलाइट। बेकेलाइट इसका बेहतर एग्जाम्पल है जो आप स्टडी करोगे अभी। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब अगला क्लासिफिकेशन की स्टडी करें। अभी दो टाइप का क्लासिफिकेशन और है जिनके बारे में स्टडी करेंगे। ये बोर्ड पर से हटाऊंगा, ये सारी चीजें हम नोट कर चुके हैं। अगला क्लासिफिकेशन आता है थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ सिंथेसिस।
कौन से मोड से उसको सिंथेसिस किया हमने। तो इसके बेस पर पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, एक का नाम एडिशन पॉलीमर, दूसरे का नाम कंडेंसेशन पॉलीमर। दोनों को समझें। एडिशन पॉलीमर वो है जो मल्टीपल बॉन्डिंग कंपाउंड आपस में रिएक्ट होंगे और दोनों ऐड होंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है और मल्टीपल बॉन्डिंग कंपाउंड होंगे, दोनों मोनोमेरिक यूनिट होगी तो आसानी से ऐड हो जाते हैं। इस टाइप के पॉलीमर्स को बोलते हैं हम एडिशन पॉलीमर। इसमें किसी भी टाइप के वाटर, अमोनिया, HCl, एनी अदर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। मतलब डू नॉट एलिमिनेट इसका H2O, अमोनिया और वाटर, HCl, किसी भी मॉलिक्यूल का इसमें से एलिमिनेशन नहीं होगा, सारे मॉलिक्यूल आपस में एडिशन कर जाएंगे। इसका मतलब ये मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा? मोनोमेरिक यूनिट का मल्टीपल, जैसे ये मोनोमर। फिर फॉर्मेशन क्या हो गया? n नंबर ऑफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉलीमर। तो ये कैसा होगा? मास के रेस्पेक्ट में जितना आप मोनोमर लेते हो उतना ही होगा। ठीक है। इस तरह एडिशन पॉलीमर्स मल्टीपल कंपाउंड जो होते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं, वो उसको फॉर्मेशन में यूज होते हैं। ठीक है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा कि जब कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर जब दो मोनोमेरिक यूनिट को हम ऐड करेंगे तो उसमें से या तो NH3 का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल या HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन होगा। तो वेट के रेस्पेक्ट में पॉलीमेरिक यूनिट मास के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? डिग्री। जितना आप मोनोमर लिया मास में, उसके रेस्पेक्ट में आपको पॉलीमर्स ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों? कि उसमें से इसके किसी एक मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। अब एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल सुन लीजिए। पॉलीथीन, क्या लिख देगा? पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ब्यूनाएस, ये सब एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल। कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको कौन मिलेगा? नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, डेकेलाइट, एरेलिन, ये सब इसके एग्जांपल है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें से कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन और है, वो यहाँ समझाते फिर हम राइटिंग में लेंगे। दूसरा, चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो है कि मोनोमेरिक यूनिट कौन, मतलब होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही टाइप की यूनिट आपस में पॉलीमेरिक यूनिट पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ये सब इसके एग्जांपल है होमोपॉलीमर, जिसमें केवल एक टाइप की मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइंड होती है। और दूसरे टाइप की कौन सी होगी? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइंड हो, उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। जैसे यहाँ लिखा मैंने
नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 और बेकेलाइट। एक ये कोपॉलीमर है। अब बेकेलाइट किससे फॉर्म होगा, एग्जांपल देख लेते हैं। बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल को मिक्स करने के बाद, तो ये डिफरेंट टाइप की यूनिट हो गई ना मोनोमेरिक, उसको बोलते हैं हम कोपॉलीमर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपके सामने कोपॉलीमर के। तो यहाँ पर लिखिए अगला क्लासिफिकेशन तीसरे नंबर का, मोड के बेस पर लिखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेस पर हम श्रद्धा शायद बाहर हो गई है। श्रद्धा आवाज आ रही है? नहीं। हाँ सर। हाँ, तो ये आप एडमिट क्यों नहीं कर रही थी? ये अपने को कोचिंग के नहीं थे क्या जिनको मैंने एडमिट कर दिया? होस्ट कौन है? आप ही है ना होस्ट? नहीं सर। तो फिर होस्ट कौन बन गया? वापस मेरे को बना दिया क्या आपने? हाँ। चलिए, आपको वापस चेंज करता, क्योंकि ऐसे ही टाइम दूसरे बच्चे एडमिट हो जाते हैं। आपको वापस होस्ट बनाता, मेक होस्ट। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, चलने देना। ठीक है, लिखिए एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ये थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन। इसमें डिटेल लिखेंगे अलग अलग। एडिशन पॉलीमर्स में लिखिए, in this type of polymers, the molecule of the same, the molecules of same are different monomeric, same are different monomeric unit, simply add together, simply add together. And form polymeric unit, and form polymeric unit. Without elimination, any other molecule, for example, polythene, for example, polythene, Teflon, PVC. अगला पॉइंट लिखिए, एडिशन पॉलीमर्स are formed by multiple bonding monomers. थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसमें,
no weight loss in this type of mechanism, in this type of process. No weight loss in this process. इस प्रोसेस में वेट लॉस नहीं होता है। एडिशन में सारा मास उतना ही रहता है जितना मोनोमेरिक में होता है। दूसरा टाइप कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें लिखिए, in this type of polymers, monomeric unit add together by elimination of any molecule. By elimination of any molecule. इसमें वेट लॉस होगा। मोनोमेरिक यूनिट और पॉलीमेरिक यूनिट में वेट में डिफरेंट होगा। लिख लीजिए इसको इंग्लिश में। एग्जाम्पल लिखिए, बोर्ड पर लिखे हुए। बेकेलाइट, टेरेलिन का मतलब पॉलिस्टर होता है। बेकेलाइट, टेरेलिन, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 ना भी लिखो तो चलेगा। पर इसमें भी वाटर का एलिमिनेशन होता है। चलिए नंबर 4 क्लासिफिकेशन डायरेक्ट लिख लीजिए चौथे को। जैसे जैसे क्लास का टाइम बढ़ता जाता है बच्चे गायब होते जाते हैं, या तो नेट की प्रॉब्लम आती है इनको। स्टार्टिंग में 26 के स्टूडेंट थे, अब 20, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चलिए अगला क्लासिफिकेशन 4th नंबर का। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट, बेस्ड ऑन यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट। इसमें लिखिए पहला टाइप होमोपोलीमर। इसमें लिखिए होमोपोलीमर में in this type of polymers made by one type of monomeric unit, in this type of polymers formed by one type of monomeric unit, एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से फॉर्म होगा। एग्जांपल बोर्ड पर लिखें, पॉलीथीन, पीवीसी, दूसरा लिखिए सेकंड नंबर पे लिखिए कोपॉलीमर।
कोपोलीमर में लिखिए द polymers which are made by different type of monomeric unit. आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है इसलिए देर तक चलेगी, बैठे रहिए, जब मैं खुद बोलूंगा आप चले जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। आज क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे, कल प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। चलिए एक टाइप का क्लासिफिकेशन और बचा है, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। क्या लिखा? डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम कोपॉलीमर। एग्जांपल लिख लीजिए बेकेलाइट, और बेकेलाइट किसका पॉलीमर है? फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। अब लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अट्रैक्शन फोर्स। हेडिंग लिखिए based on attraction force. Based on attraction force. Attraction force के बेस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 4 टाइप में इसको डिवाइड किया। पहले का नाम इलास्टोमर। इलास्टोमर वो जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, अगर आप उसको फोर्स अप्लाई करें, इस तरह स्ट्रेच करें और फोर्स को ब्रेक कर दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स इसका वीक होता है। तो कौन सा फोर्स होता है मोनोमेरिक यूनिट के बीच? वीक वैन डर वाल का फोर्स। तो इस तरह इसका नाम रखते हैं इलास्टोमर। दूसरा टाइप होता है फाइबर। फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये फाइबर में आप बहुत सारे प्लास्टिक फाइबर समझते हो, जानते हो, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब इससे ज्यादा इसका अट्रैक्शन फोर्स होगा। एग्जांपल देखेंगे। नंबर 3 थर्मोप्लास्टिक में इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फोर्स होता है। और थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर होता है जिसको हम टेम्परेचर के बेस पर डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा पॉलीमर है जिसको हम एक बार यूज करें वो रिसाइकल हो जाता है, रीयूज हो जाता है, वापस से उसको मेल्ट करके हम डिजायर्ड शेप में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसको टेम्परेचर के बेस पर डिजायर्ड शेप में हम चेंज कर सकते हैं। और इसका अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें अट्रैक्शन फोर्स हायर है, पर इसमें थोड़ा कम होगा, पर इससे WWF से ज्यादा। चौथे नंबर का होता है थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होता है जिसमें टेम्परेचर एक बार सेट हो गया, आप उसको अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके मेल्ट करना चाहोगे तो बर्निंग कर जाएगा, चेंज नहीं होगा, मतलब हम इसको डिजायर्ड शेप में चेंज नहीं कर सकते। इसका अट्रैक्शन फोर्स इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स हायर होने के कारण
ये लिक्विड फेस में भी होता है और सॉलिड फेस में भी होता है। और इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग का जो एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट लिक्विड भी होता है, जिसमें हम फेविकोल और वेमिकोल को प्रिपेयर करने में इसको काम में लेते हैं। लिक्विड बेकेलाइट मतलब फेविकोल या वेमिकोल। और सॉलिड बेकेलाइट जो होता है, ये भी हमारे यूज होता है टेबल टॉप बनाने में। टेबल के ऊपर जो टॉप लगा रखा है, फार्मिका लगी रहती है, तो वो सॉलिड बेकेलाइट है। आप इलेक्ट्रिक डिवाइस देखते हैं, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसपे स्विच वगैरह लगे होते हैं, बोर्ड होता है, वो सब बेकेलाइट के एग्जाम्पल है। एक इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट कंडक्टर होता है, इसलिए करंट लगने का कोई डर नहीं। तो ये इस तरह ये एक क्लासिफिकेशन और है, इसको नोट करिए। यहाँ क्लासिफिकेशन का एंड होगा, उसके बाद आगे देखते हैं अपने को क्या करना है। लिखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन attraction force. Number 1, elastomers. लिखिए इसमें, these are the polymer. These are the polymer in which the intramolecular forces of attraction between the polymeric chains is the weakest. Elastomer are amorphous polymer. Amorphous मतलब एक स्टेलाइन। amorphous polymers which have high degree of elasticity. Example, rubber. रबर इसका एग्जाम्पल। चलिए नंबर 2, फाइबर्स। बोर्ड पर लिखा हुआ है FIBRE, फाइबर्स। इसके बारे में लिखेंगे, द पॉलीमर्स इन विच the intramolecular forces of attraction are strongest are called fiber. Due to hydrogen bonding. Example, nylon 6. Nylon 6. Have high tensile strength. फाइबर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट
इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं एंड लो सोल्यूबिलिटी। थर्ड नंबर पे लिखिए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक में लिखिए द polymers in which the intramolecular forces are in between elastomer and fiber. Elastomer and fiber. They become soft. On heating, they convert into desired shape. स्पीकर बंद रखिए, जब आवश्यकता हो तब ऑन करें। चलिए थर्मोप्लास्टिक में बाद आ जाइए। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल लिख लीजिए पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी एंड टेफ्लॉन। नंबर 4 थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में लिखिए these are the semi-fluid polymers. These are the semi-fluid polymers. When they heated, they change their shape. But do not convert into desired shape on heating. Example bakelite. चलिए एक लास्ट हेडिंग और लिखिए 5 मिनट के लिए वल्केनाइजिंग ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन क्या होता है? वल्केनाइजिंग और क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है।
क्लासिफिकेशन में ही जो अपन ने इलास्टोमर की स्टडी की है उसमें वल्केनाइजिंग आता है। वल्केनाइजिंग ऑफ रबर। अब सुनिए जरा, पहले स्टोरी सुन लीजिए फिर वल्केनाइजिंग के बारे में आप डिटेल लिखेंगे। वल्केनाइजिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्या मतलब होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिंग सल्फर या किसी और मटेरियल को जो वल्केनाइजिंग का काम कर सकता है उससे हम मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी। अब रबर का एग्जांपल लेते हैं। रबर कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो रबर के पास चलते हैं हम, नेचुरल रबर के पास चलते हैं। तो नेचुरल रबर हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? नेचुरल रबर तो हमको ट्री से ऑब्टेन होता है। एक ट्री होता है जिसको अपन बोलते हैं रबर ट्री। रबर ट्री से कैसे ऑब्टेन होता है? नाइट को जाएगा कोई भी पर्सन, बड़ा सा ट्री होता है ऐसे, यहाँ पर वो कट करेगा और एक पॉट को लगा के आ जाएगा। इसमें से मिल्की शेप लाइन, मिल्की शेप लेटेक्स मटेरियल इस कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर का। उसको मॉर्निंग शिफ्ट में जाएगा और निकाल कर लाएगा, फैक्ट्री को सेल कर देगा। फैक्ट्री इसको क्या करती है? मिल्की शेप को बॉईल करती है हाई टेम्परेचर पर और इसको ऑब्टेन कर लेती है रबर। लेकिन ये रबर ट्री रबर है, मतलब नेचुरल रबर है। तो नेचुरल रबर में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी वीक होती है, उनको मॉडिफाई करना। नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई करना है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने रबर हम मेनली यूज करते हैं कि वो स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, स्ट्रेच करें तो ब्रेक ना हो, ठीक। तो मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? उस रबर ट्री जो है उसके साथ सल्फर को 3%, कितना परसेंट? 3% सल्फर उसमें मिक्स करते हैं और हीट करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? रबर की जो मोनोमेरिक यूनिट है ये, इनके बीच में सल्फर का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए ऐसे। ये ये सल्फर का बैंड बन गया। तो ये मोनोमेरिक यूनिट के बीच में सल्फर का बैंड आ गया तो इनकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? वल्केनाइजिंग ऑफ रबर, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रबर हो गया। इसी प्रोसेस को नाम हम बताते हैं वल्केनाइजिंग ऑफ रबर। इसको नोट करिए, वल्केनाइजेशन या वल्केनाइजिंग ऑफ रबर। लिखिए, the tensile strength, elasticity of natural rubber can be modified by a process called vulcanization. In this process,
in this process the heating of rubber with 3% of sulfur so sulfur make cross linked between polymeric chain and provide strength This process discovered by Charles Goodyear. चार्ल्स की स्पेलिंग तो आपको आती है, गुडईयर की मैं बोल देता हूं, GOODYEAR, गुडईयर, जबकि हम बेड ईयर में चल रहे हैं 2 साल से, बट इसका नाम गुडईयर है। हमारे 2 साल बेड ईयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम बोर्ड पर से बना लीजिए। यहां हम आज की स्टोरी खत्म करेंगे। कल पॉलीमर्स की प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेस की स्टडी करेंगे और शायद हो सकता है कल ये यूनिट खत्म हो जाए, क्योंकि इस यूनिट में केवल क्लासिफिकेशन है और प्रिपरेशन मेथड है। तो 10-12 पॉलीमर्स है जिनकी इसमें प्रिपरेशन मेथड है, उनकी स्टडी करेंगे। 1 दिन में भी खत्म हो सकती है या 2 दिन में भी खत्म हो, जैसा भी होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अपने अपने घर जाइए, इस पर से हट जाइए आप, फिर हम बंद करते हैं।